जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखें पहला क्वेश्चन जो कि चर्चा के अंदर है आपका, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। नल्लाथंबी कलाई सेल्वी मैडम जो है चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों है? एक बहुत बेहतरीन वैज्ञानिक है भैया आपकी, आपको बता देता हूं। अगर इनका संबंध पूछे तो क्या है, आपकी वैज्ञानिक है। अब सीधी सी बात है, जब वैज्ञानिक है तो कुछ ना कुछ इनको मिला होगा, ठीक है, इसलिए चर्चा में आपकी। तो नल्लाथंबी कलाई सेल्वी चर्चा में है, अभी हाल ही में चर्चा में थी। क्यों थी? तो ये वैज्ञानिक है। अभी वैज्ञानिक है तो कहां पर इनको एक नियुक्ति दी गई महानिदेशक की। पहली महिला महानिदेशक भाई, महानिदेशक बनी है ये। पहली महिला महानिदेशक बनी किस डिपार्टमेंट की? पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। चलिए बात करते हैं, पहली जो महिला महानिदेशक बनी आपकी ये CSIR, ठीक है भाई, CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? इसकी क्या बनी है? ये महानिदेशक बनी है भाई, ठीक है। तो CSIR तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, CSIR का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? CSIR का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। चलिए बात करते हैं, ये पहली महिला महानिदेशक है, CSIR की महानिदेशक बनाई गई है। ये वैज्ञानिक है, पेशे से क्या आपकी ये वैज्ञानिक है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक है भाई। तो थोड़ी सी बात करते हैं एक बार CSIR की। CSIR का कब आपका सितंबर 1942 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना भाई। क्या की गई? इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्र निकाय के तौर पर ये वैज्ञानिकों को लेकर के, वैज्ञानिक गतिविधि जितनी भी है उनको लेकर के ये काम करता आपका भाई, ठीक है। चलिए इसके स्वायत्त जो निकाय है, इस निकाय के तौर पर क्या करता है? निकाय के तौर पर ये काम करता है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है क्या भाई? और देश का वर्तमान में सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन के तौर पर अभी उभरा है। CSIR अगर पूछे देश का सबसे बड़ा क्या अनुसंधान संगठन है, अनुसंधान संगठन है आपका, यही है भाई, जिसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? सितंबर 1942 के अंदर स्थापना हुई थी। और याद रखना, सितंबर 1942 का एक पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आप लोगों को पता है कि अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1942 को, 1946 को हुई थी भाई, याद रखना। सितंबर में आपका क्या हुआ था? सितंबर में आपका 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्या आया था आपका? क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसको क्या बोला गया था? पोस्ट डेटेड चेक की संख्या जिसे दी गई थी वो यही है भैया आपका, ठीक है। ओके, CSIR गतिविधियां कहां, कौन सी वैज्ञानिक से संबंधित गतिविधियां ये करता है यहाँ पर? तो देखिए महासागर भैया आपका, महासागर विज्ञान कह सकते हो आप, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है आपका? एरोस्पेस, क्या आपका? एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी आपकी यहीं पर होती है, ठीक है। जीव विज्ञान, खनन, उद्यान, पेट्रोल, जीव विज्ञान भी भाई आपका, जीव विज्ञान, उसके बाद पेट्रोल, खनन आदि सारी की सारी यहाँ पर आपकी CSIR के अंदर क्या होती है? रिसर्च होती है। और उनकी पहली महानिदेशक आपका नल्लाथंबी है, इनको बना दिया गया है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पर भाई। नल्लाथंबी की बात करते हैं, कलाई सेल्वी, तो मैंने बताया था आपको वैज्ञानिक है। तो कौन सा वैज्ञानिक आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल वैज्ञानिक है, याद रखेंगे। साथ में क्या है भाई, अभी हाल में औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इनको महानिदेशिका बनाया गया, ये भी आपके बीच में। साथ ही शेखर मंडे का, ये स्थान किसका ले रहे हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो शेखर मंडे का स्थान लेंगे, जो कि कब हुए थे आपका? अप्रैल 2022 में, आपके अप्रैल 2022 के अंदर क्या हुए थे आपके? रिटायर हुए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, वैज्ञानिक थे, लेकिन किसको लेकर के प्रसिद्ध थे? ये तो लिथियम आयरन बैटरी को लेकर के प्रसिद्ध थे, याद रखना। क्योंकि जो आगे जो जमाना आ रहा है किसका आपका? लिथियम आयरन बैटरी का आ रहा भाई, जो युग है, इसको लेकर के ये आपके क्या थी? प्रसिद्ध थी, या ये बात कहें कि इनको लेकर के ये आपका क्या चर्चा में रही है। अभी फिलहाल कहां थी वर्तमान में? तो तमिलनाडु जो नाडु है आपका, तमिलनाडु के CSIR जो विद्युतीय रासायनिक जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान जो केंद्र है, उसकी क्या थी? महानिदेशिका थी वर्तमान में। उसका निदेशक का, इस संस्थान की क्या थी? निदेशिका का पद संभाल रही थी। और अभी हाल ही में CSIR का आगे आपका
तो ये तमिलनाडु जो CSIR का विद्युतीय रासायनिक जो आपका अनुसंधान केंद्र था उसकी निदेशिका के रूप में ये काम कर रही थी। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया अब तक 125 से ज्यादा 125 से अधिक क्या भाई आपका शोध पत्र इन्होंने जारी कर रखे हैं। शोध पत्र कितने, 125 से अधिक इन्होंने शोध पत्र जारी कर रखे हैं। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना भाई। ठीक है, और ये आपका कहीं 2019 से अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, किसका, तमिलनाडु की। तो ये यहाँ पर कौन से कब से पद थी आपकी, ये 2019 से इस पद पर थी। और अभी जब ये अप्रैल में आपके रिटायर हुए शेखर मंडे साहब, तो इनकी जगह पर जो काम कर रहे थे उन्हें कार्यवाहक बनाया गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्यवाहक अनुसंधान केंद्र CSIR के जो अनुसंधान के जो केंद्र के कार्यवाहक जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये चर्चा का विषय है। ठीक है, चलिए फिर एक बार बता दूं, नथालंबी जो आपके हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अभी उद्देश्य अनुसंधान परिषद का क्या पद संभाला है और साथ में किसके लिए प्रसिद्ध थी, लिथियम आयरन बैटरी के लिए प्रसिद्ध थी। इससे पहले तमिलनाडु CSIR विद्युत रासायनिक अनुसंधान केंद्र की महानिदेशिका रही है, निदेशिका रही है। 2019 से इस पद पर थी और वर्तमान में अब इनको 2022 में कौन सा पद दे दिया गया है, ये आपके बीच में है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, गोवा में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है किस पार्टी को, जो कि चर्चा का विषय भाई। अगर मैं बात करूं गोवा में राज्य पार्टी का दर्जा किसे दिया गया, आम आदमी पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं किसको भाई, आम आदमी जो पार्टी है इस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया। कौन से राज्य में, तो आपका गोवा में भाई। ठीक है, याद रखना किस में दिया गया, आपका गोवा के अंदर दिया गया है। अब यहां पर ये चर्चा का विषय है, क्यों इसे, इस आम आदमी पार्टी को दूसरा आपके नाम से भी आप लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आपके नाम से भी इसको जानते हैं। इसके संयोजक की अगर मैं बात करूं, संयोजक कर्ता कौन है इसके, या पार्टी के जो हेड है कौन, आपके केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो है ये पार्टी के हेड है। और कहां के हैं फिलहाल, ये दिल्ली के भाई। कहां के हैं, दिल्ली के CM साहब है, ये भी आप लोगों को पता है। वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं इस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो कितने राज्यों में सरकार है, तो दो राज्यों में क्या है, इनकी सरकार है भाई, सरकार है। कितने राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में सरकार है। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब तीसरा राज्य, तीसरा कौन सा राज्य जिसने इसे, तीसरा राज्य आपको पता है, तीसरा राज्य गोवा, जिसका कि अभी आपको जिक्र मिल रहा है। अब यहां पर सरकार तो है नहीं, फिर राज्य पार्टी का दर्जा कैसे दिया गया है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पे आप लोगों का बनता है। देखिए किस आधार पर, तो सरकार रहे ना रहे, तो जो वोटों की जो परसेंटेज रहती है, सरकार हो ना हो, वोटों के या मतों के प्रतिशत के आधार पर किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब सुनना मेरी बात, तो आपको पता है दिल्ली के अंदर भी सरकार इनकी है, और दूसरे राज्य में अगर सरकार की बात करूं तो कहां पर, पंजाब में सरकार है। अब गोवा चर्चा में क्यों, गोवा में फरवरी 2022 में चुनाव हुए थे, फेब 2022 में चुनाव हुए थे। और इन चुनावों के नतीजों या चुनावों के आधार पर, किसके आधार पर भाई, चुनावों के आधार पर, 2022 चुनाव के आधार पर, या जो परसेंटेज रही मतों की, इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया गया। अब बात आती है निकल करके, यदि 3 राज्यों ने राज्य पार्टी का दर्जा, क्योंकि 2 में तो सरकार है, अब 2 में सरकार है, तो तीसरे राज्य ने भी इनको क्या दे दिया, राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। अब ध्यान रखना मेरे मित्रों, बात यहां पे आती है, यदि एक राज्य में और राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि एक राज्य और, बस एक कदम और है, एक राज्य में और अगर राज्य पार्टी का दर्जा मिलेगा इसको, तो आपको पता है राज्य पार्टी का दर्जा मिलते ही क्या हो जाएगा, ये दावेदार हो जाएगी आम आदमी पार्टी। किस लेवल पे पहुंच जाएगी, आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी भाई। क्या बन जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। वैसे तो बहुत सारे लॉजिक है कि 3-4 राज्यों के अंदर राज्य पार्टी का दर्जा हो, एक ये भी है कि भाई इतने MP होने चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, लंबा खच जाएगा। बट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 राज्यों में यदि किसी क्षेत्रीय पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो ऑटो सिस्टम से हम कह सकते हैं वो दावेदार हो जाएंगे। और ये पार्टी का दर्जा देता कौन है, तो निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन जो आयोग है ये दर्जा देता है। और अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी किया, और वो पत्र जारी करके इसे बताया कि गोवा के अंदर आपको फरवरी 2022 के चुनाव के आधार पर, विधानसभा चुनाव के आधार पर हम आपको गोवा राज्य पार्टी का दर्जा देते हैं। ठीक है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब बात आती है यहां पर निकल करके निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंदर कर रखी है, तो अनुच्छेद आपका भाई अगर मैं बात करूं तो 324 के अंदर कर रखी है। 324 के अंदर अनुच्छेद की व्यवस्था कर रखी है। अभी निर्वाचन आयोग पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। निर्वाचन आयोग चर्चा में क्यों है, तो आपका पता है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति दोनों का क्या हुआ अभी हाल ही में चुनाव।
चुनाव हुआ है। और चुनाव की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है? तो इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, जो कि 324 में यहां पे दिया गया है। यह बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग किस अधिनियम? तो अधिनियम 1952 प्लस आपका 1974 के तहत ये चुनाव करवाते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ओके, अब अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात आई तो एक बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पे बनता है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित यदि विवाद होता है तो उस विवाद की सुनवाई कौन करता है? तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आपका ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, गोवा के अंदर जैसे दर्जा मिला, अब इन्हें वेट रहेगा एक कदम का, और अगर किसी एक और राज्य के अंदर अगर इन्हें राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता तो राष्ट्रीय पार्टी के क्या हो जाएंगे? आपके दावेदार हो जाएंगे। अब बात आती है अरविंद केजरीवाल या जो संयोजक है, सीएम कहां के? आपके दिल्ली के। दिल्ली राजधानी कब घोषणा करी गई? 1911 में। बनी कब आपकी? 1912 में बनी है, ठीक है भाई। दिल्ली की अगर मैं बात करूं कि कब बनी है? 1912 में बनी है। ये भी शानदार क्वेश्चन यहां पर रहेगा। एक क्वेश्चन और आपका चर्चा के अंदर था दिल्ली को लेकर के, अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली में क्या हुआ था कुछ दिन पहले, जो आपके जो मजदूर लोग हैं उन्हें स्किल को लेकर के एक यहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग रखी गई थी, और 15 दिन में जो 4200 रुपए वो दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जाने थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो आम आदमी पार्टी भी आपकी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो कौन? आपके अरविंद केजरीवाल, साथ में शिक्षा मंत्री आपके मनीष सिसोदिया साहब है, गृह मंत्री भी वही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में कौन? आपके भगवंत मान है, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओके भाई, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? जो कि आपका चर्चा के अंदर था। विश्व के स्वदेशी लोग, या इनको कह सकते हैं, इसी दिवस को कह सकते हैं आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया गया आपका। ये कब मनाया गया? दिवस मनाया गया कब मनाया गया? इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो 9 अगस्त को भाई विश्व के स्वदेशी लोगों का दिवस, या ये कहें हम यहां पर एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बनता है कि आदिवासी दिवस कब मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस, तो ये भी आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या रहेगा भाई? उद्देश्य है दुनिया भर के जो स्वदेशी लोग हैं या उनके अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना या उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने की बात यहां पे करता है। उनके महत्व, आदिवासी लोगों के महत्व को भी यहां पर ये बात करता है, ठीक है। उद्देश्य हो गया भाई आपका। अब बात आती है यूनेस्को ने इस दिन को वार्षिक विश्व अनुरूप परियोजनाओं और गतिविधियों को साझा करने के तौर पे बनाया। किसने? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को भी इसको क्या आपको मनाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस बार की जो थीम है 2022 की, आदिवासी दिवस या स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इस बार की जो थीम है वो क्या है? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, ज्ञान के जो संरक्षण है, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी, संरक्षण और प्रसारण में आपका क्या भी? स्वदेशी महिलाओं की भूमिका, स्वदेशी जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भूमिका भाई, ठीक है। ये इस बार की थीम है, पारस्परिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ये आपकी 2022 की क्या है? थीम है, याद रखेंगे। थीम पूछेगा आप लोगों से तो पारस्परिक जो ज्ञान के संरक्षण और जो प्रसारण की स्वदेशी जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की क्या कर रहा है यहाँ पर? ये भूमिका के बारे में बात करता है। ये इस 2022 की क्या थीम है। अब बात आती है दुनिया भर की स्वदेशी महिलाओं का अपर्याप्त जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर के, या भेदभाव को, जो आदिवासी लोग हैं भेदभाव को दूर करना, बोलते ना आदिवासी लोग हैं ये तो इनको कुछ पता नहीं, जंगली हैं, जाहिल हैं, तो उस भेदभाव को दूर करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। अब बात आती है इस दिवस को लेकर के कब इसको मनाने की बात करी गई थी। शानदार क्वेश्चन बन जाएगा भाई आप लोगों को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा, इसने 9 अगस्त को बात करी थी इसको मनाने की। 23 दिसंबर 1994 में प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव था आपका 49/20/214। ये प्रस्ताव का नाम था। कब? 23 दिसंबर 1994 को 49/214 जो प्रस्ताव था, ये क्या किया गया था? इनको लेकर के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। 9 अगस्त 1982, 2-3 डेटें हैं और आप एक बार ध्यान देंगे इन पे। तो आपका 9 अगस्त 1982 की अगर मैं बात करता हूं तो स्वदेशी आबादी पर एक कार्य समूह की पहली बैठक, स्वदेशी आबादी पर, क्या स्वदेशी जो आबादी है, स्वदेशी आबादी को लेकर के
पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो पहली बैठक कब आपकी 82 में हुई थी। प्रस्ताव कब पारित हुआ था आपका 23 दिसंबर 1994 के अंदर ये प्रस्ताव आपका पारित हुआ था। 9 अगस्त 1982 जरूर ध्यान रखेंगे। 93 को विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में कब भैया आपका मनाना कब प्रारंभ किया 23 दिसंबर 1994। और वर्ष कौन सा स्वदेशी विश्व स्वदेशी लोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष। विश्व स्वदेशी जो लोग हैं उनका लोगों का अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष है ये वर्ष कब मनाया गया 1993 भाई 1993। ये आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो दो बात करेंगे, देखना आपका विश्व स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो महासभा ने इसको परमिशन दी थी 23 दिसंबर 1994 को 49/214 जो प्रस्ताव था उसको पारित किया था। ठीक है भाई, ओके। पहली बैठक स्वदेशी लोगों की अगर बैठक की बात करें तो आपका ये 9 अगस्त 1982 को पहली बैठक हुई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिवस कब है 9 अगस्त है। इस बार की जो थीम है उससे पहले उद्देश्य लेंगे। उद्देश्य क्या है तो यूनेस्को ने भी इसको बोला था, इसके बारे में बोला था जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, जो लोग हैं उनके भेदभाव को समाप्त करना, ये भी आपका इसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। 2022 की बात करें तो थीम है पारस्परिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की जो भूमिका है उस भूमिका पर ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भैया आपका। ओके भाई, अगला क्वेश्चन नागासाकी दिवस कब मनाया गया है, ये भी आपको चर्चा में है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम सेकंड वर्ल्ड वार की। एक जापान जैसे छोटे से देश ने जब ब्रिटेन को बहुत सारे मोर्चों पर, अमेरिका को बहुत सारे मोर्चों पर जब हराना प्रारंभ किया था, जब उन्हें युद्ध में हराया तो अमेरिका को इस बात का पता लग गया था कि जब तक आप जापान की कमर नहीं तोड़ेंगे, सूर्योदय के देश के नाम से जिसको जापान को जाना जाता है उसकी कमर नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये विश्व युद्ध आपका कौन सा जो कि आपका 1939 से लेकर के 45 तक रहा था। ठीक है, इस विश्व युद्ध यानी कि सेकंड जो वर्ल्ड वार है आपका, सेकंड वर्ल्ड वार आपका समाप्त नहीं होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 बम गिराए गए, 2 बम जापान के ऊपर गिराए। इसका संबंध पूछे तो जापान पर 2 बम गिराए गए। पहला बम कब गिराया गया 5 अगस्त को गिराया गया। कहां पर हिरोशिमा पर 5 अगस्त को पहला बम गिराया गया। उसके बाद दूसरा जो बम गिराया गया, दूसरा जो परमाणु जो बम गिराया गया, परमाणु बम की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी में किस में आता है आपको मालूम होना चाहिए। ये उस कैटेगरी में आता है, सामूहिक विनाशक कैटेगरी के अंदर आता है आपका बम। पूछे कि परमाणु बम जो आपका ये किस कैटेगरी में आता है तो सामूहिक विनाशक कैटेगरी के अंदर आता है। और ये आपका गिराया गया कब 9 अगस्त, ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ये आपका बम गिराया गया। और इसी दिन को याद में जो नागासाकी में जो लोग थे जो शहादत दी थी जिन लोगों ने, इस बम ने नागासाकी में 20,000 लोगों को ऑन द स्पॉट डेथ करी थी। ढाई सैकड़ों हजार 10,000, ठीक है 20,000 लोग इसके अंदर क्या हुए थे भाई, मारे गए थे। और 9 अगस्त को आपका क्या नागासाकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भी बहुत से लोग कैंसर से मरे हैं, जो विकिरणें निकली थी उन विकिरणों से कैंसर से बहुत सारे लोग मरे हैं। बीमार होकर के भी जो लोग मरे उन लोगों की याद में आपका नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और ये 77वां कह सकते हो आप, 77वां दिवस मनाया था इन्होंने नागासाकी दिवस। कौन सा 77वां दिवस, सीधा पूछेगा जापान ने कौन सा नागासाकी दिवस मनाया था आपका, तो 77वां दिवस मनाया था। यहीं पर मैं बता दूं आपको, जो बम गिराया गया था उस बम के गिराने के बाद जापान ने क्या किया था भाई, जापान ने बिना शर्त के हथियार डाल दिए थे, बिना शर्त के युद्ध समाप्त करने के लिए हथियार डाल दिए थे, याद रखना। और जापान के जो देश के लोग इतने देशभक्त हैं कि इतनी आपदा आई, इतने लोग मारे गए, उसके बाद हर साल वहां पर भूकंप और सुनामी लहरें आती हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, फिर भी आज बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जापान की गिनती होती है। तो जापान जैसा छोटा देश जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनती होती है, तो वो क्यों, वो केवल और केवल है देशभक्ति। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि उस बम का नाम क्या था, जो परमाणु बम यहां पे गिराया गया था आपका 9 तारीख को गिराया गया था। तो ये जो बम था आपका फैटमैन परमाणु बम का नाम था भाई आपका ये फैटमैन परमाणु जो बम था ये गिराया गया था, ये नाम था उसका, फैटमैन परमाणु बम गिराया गया था। और किससे गिराया गया था फैटमैन को, याद रखेंगे USB 29 बम्बर के द्वारा
के द्वारा इस बम को गिराया गया था, याद रखना भाई, ठीक है। 77वीं वर्षी इन्होंने मनाई है और उद्देश्य क्या है, जो लोग 20,000 लोग एक्सपायर हुए या बाद में जो बीमारी से मरे उनको क्या भाई श्रद्धांजलि देने के लिए या उनको याद करने के लिए ये यहाँ पे किया गया है भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे पहले इन्होंने हिरोशिमा पर भी बम गिराया था, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। ओके, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जो विश्व जैव ईंधन दिवस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो पारंपरिक जो ईंधन है आपका, उसके स्थान पर पारंपरिक ईंधन के स्थान मतलब जो पारंपरिक ईंधन उसको कम करना, क्योंकि वो पृथ्वी पर क्या कर रहा है, पृथ्वी को गर्म कर रहा है। इसलिए आपका इसको समझने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो आज मनाया जा रहा है 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया भाई। अब बात आती है कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाता कौन सा है, तो पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है आपका, ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ध्यान रखना। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में, किसका जो पारंपरिक जीवाश्म जो ईंधन है इसके विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन, आपका क्या, गैर जीवाश्म जो ईंधन है, इस ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए उद्देश्य क्या हो जाएगा, एक बार नोट करेंगे साथ साथ है। देखिए, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है उसके विकल्प यानी कि उसके स्थान पर गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए यह आपका दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें तो बिजली बनाते हैं, किससे बनाते हैं भाई, कोयले से बनाते हैं। अब जब कोयला जलेगा तो क्या आपका उत्पन्न होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी उत्पन्न होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये पृथ्वी पर क्या कार्बन का उत्सर्जन होगा, पृथ्वी पर कार्बन का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, आपका कार्बन पृथ्वी को दूषित करेगा। और उसकी जगह पर अगर हम सोलर का यूज करते हैं तो सोलर अगर जो हम सूरज से रोशनी लेकर के और जब बिजली बनाते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका प्रदूषण है वो नहीं होगा, क्योंकि सोलर से जब ऊर्जा बनती है तो इस ऊर्जा में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी कि हमारा नया तरीका, पारंपरिक तरीका कौन सा होगा, आपका कोयला होगा। तो ऐसी ऊर्जा जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जिनको जाना जाता है, अब गैर जीवाश्म ईंधन के लिए जागरूक करना लोगों का, यही उद्देश्य है। अब जब सोलर शब्द आया है तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर कहां पर, एमपी में कहां पर भाई, आपका खांडवा के अंदर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। और खांडवा के अगर मैं बात करूं तो एमपी का जो जिला है खांडवा, ये जिला इस प्रकार का जिला एमपी का पहला जिला बन गया है जहां पर तीनों प्रकार की क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो कौन सा जिला, एमपी का खांडवा जिला। अब बात आती है कि भारत के अंदर पहला, जब सोलर की बात आ रही तो भारत के अंदर पहला सोलर ट्री कहां पर बनाया गया, दुर्गापुर के अंदर भाई, दुर्गापुर बंगाल के अंदर। कहां पर है दुर्गापुर, जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। दुर्गापुर के अंदर विश्व का पहला सोलर ट्री कहां पर बनाया गया, आपका दुर्गापुर के अंदर बनाया गया। यहीं पर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, आपका विश्व सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, तो गुरुग्राम के अंदर भाई। गुरुग्राम भारत का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, और किसी भी सिस्टम का हेडक्वार्टर भारत के अंदर नहीं है, केवल और केवल किसका है, आपका सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम के अंदर है। ये भी सोलर का क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। यहां पर तो जो पारंपरिक जो आपकी विद्युत है उसके विकल्प के तौर पे किसी दूसरे को यूज करेंगे, यानी कि ऐसी विद्युत जो कार्बन का उत्सर्जन ना करे। आपको बता देता हूं कि वर्तमान में जो पृथ्वी कभी आपकी सफेद होती थी, सफेद से वो येलो हुई। जब आप पृथ्वी का टेम्परेचर 0.5 हुआ तो वो कैसी हुई है, आपकी येलो हुई। और आज अगर हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं, अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसको लेकर के, आज पृथ्वी आपकी पूरी लाल नजर आ रही है। और एक ऐसा समय आएगा जब भयंकर गर्म हवाएं चलेंगी और वो भी आपके बीच में आ जाएगा। वो सारा का सारा किसका चक्कर रहेगा, आपका कार्बन उत्सर्जन कह सकते हो, साथ में मीथेन गैस कह सकते हो। ये सारी चीजें आपके बीच में यहां पर बनने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आपका भारत में महत्वपूर्ण ईंधन श्रेणियां कौन सी है। तो एक है बायो एथेनॉल है, बायो एथेनॉल। अब यहां पर एथेनॉल शब्द आया, बायो एथेनॉल की बात करता हूं तो एथेनॉल किससे बनाया जाता है, आपका गन्ने से बनाया जाता है। इसमें भी कार्बन का कम उत्सर्जन होता है। बायोडीजल भी एक आपका, बायोडीजल की अगर मैं बात करूं तो वनस्पति तेल वगैरह इसके अंदर है। एक बायो सीएनजी, एक क्या आपका बायो सीएनजी। ये 3 प्रकार की श्रेणियां भारत में ईंधन को लेकर के आपकी
बनती है भाई, ठीक है। तो ये आपका जो दिवस की बात करते हैं हम, विश्व जैव ईंधन दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ओके भाई, अब हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इसका विश्व जैविक ईंधन दिवस की बात करी थी, कब मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। अब बात आ रही है आपकी विश्व शेर दिवस, बोलते ना घर में मेरे शेर, है ना। तो विश्व शेर दिवस मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई 10 अगस्त को। ये भी आपका कब मनाया जाता है, आज ही मनाया जा रहा है। विश्व शेर दिवस आपका कब मनाया गया, आपका 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और यूनेस्को ने किसको भाई, यूनेस्को ने शेर को अपनी रेड लिस्ट के अंदर डाल रखा है। रेड लिस्ट के अंदर, रेड लिस्ट के यानी कि ये लुप्त प्राय होने वाला है, लुप्त प्राय प्रजाति की लिस्ट में इसको डाल रखा है। यानी कि शेर क्या हो रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विश्व शेर दिवस यानी कि आपका कब मनाया जाता है, 10 तारीख को मनाया जाता है। लोगों को उद्देश्य क्या इसका, शेरों के प्रति जागरूक करना। जागरूक करना किसके प्रति जागरूक करना, तो शेरों के प्रति जागरूक करना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। तो आपका कब मनाया जाता है भाई, आपका ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। शेर को साइंटिफिक हिसाब से किस नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो शेर को वैज्ञानिक पैंथेरा लियो पर्सिका, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपका, क्या बोला जाता है इसको, पैंथेरा लियो पर्सिका के नाम से इसको जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम पूछे शेर का, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यही है भाई आपका पैंथेरा लियो पर्सिका के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो टाइगर शेर वगैरह आपके लेपर्ड कहां मिलते हैं, आपके एमपी के अंदर पाए जाते हैं, याद रखना भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। पहली बार शेर की रक्षा के लिए इसकी पहल की शुरुआत कब की गई थी, तो पहल कब की गई थी शेरों की रक्षा के लिए, 2013 के अंदर इसकी पहल की गई थी। याद रखें, शेर दिवस, पहला शेर दिवस, पहला विश्व शेर दिवस कब मनाया था आपका, 2013 के अंदर पहला विश्व शेर दिवस मनाया गया आपका। सबसे ज्यादा शेरों की संख्या पूछे तो आपका एमपी। अब जब यहां पर शेरों का जिक्र है तो आप ध्यान रखेंगे, अभी चीतों का भी याद रखना। चीते भी सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, आपके एमपी के अंदर मिलने की संभावना है। क्योंकि अभी हाल ही में एक समझौता हुआ, किसके साथ, आपका अफ्रीका के साथ समझौता हुआ है, अफ्रीका के साथ। और नामीबिया नामक देश से 50 चीते लाने की बात हो रही है भारत के अंदर। और वो भी कहां पर, आपके कुन्नूर जो आपका नेशनल पार्क है एमपी के अंदर ये चीते लाए जाएंगे आपके, ये भी ध्यान रखेंगे। और ज्यादा जो शेर पाए जाते हैं आपके कहां पर, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन अब इनकी जो गिनती है वो केवल नाम मात्र की रह गई है, ठीक है। इनके प्रति जागरूक करने के लिए आपका ये मनाया जाता है। ओके, इसकी जो ऊंचाई की बात करें, शेर की अगर मैं हाइट की बात करूं तो 110 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो इसका वजन की अगर हम बात करें तो 160 से लेकर के 190 केजी इसका वजन होता है। ये नर शेर की बात कर रहा हूं मैं। मादा की अगर मैं बात करूं तो मादा में 110 से लेकर के 120 केजी वजन मादा के अंदर भी होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 2020 में गुजरात गिर जंगलों में ऐसे शेरों की जो आबादी थी वो लगभग कितनी थी, 29%। कहां पर भाई आपका, गुजरात के गिर जो जंगल था, गुजरात के गिर जंगलों में एशिया की जो वृद्धि हुई थी, ये वृद्धि दर्ज करी गई थी। याद रखना, गुजरात के गिर जंगलों में जो शेरों की वृद्धि दर्ज करी गई थी, कितने प्रतिशत करी गई थी आपकी, तो ये आपका 29 में। और इसका जो संरक्षण किया जा रहा है वो किस अधिनियम के तहत, तो 1972 के अधिनियम के तहत शेरों का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका 7 भाई, सुपरमून चर्चा में आपका क्या चर्चा में आपका, सुपरमून। सबसे पहले बात करें ये क्या है, क्या ये बीमारी क्या है, सुपरमून की बात करें। अब आप लोगों को पता, बोलो देखो तो सुपरमून है ना, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होता है उसको बोला जाता है ना सुपरमून, यानी कि बड़ा होता है। अब आपको बता दो ये क्या आपकी भाई, ये एक खगोलीय जो घटना है, खगोलीय घटना है। इसमें होता क्या है, जो चंद्रमा आपका, चंद्रमा 14वीं का चांद हो तुम है, जो 15वीं का चांद के ग्रहण लग गयो। चंद्रमा की अगर हम बात करते हो, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है इस घटना में भाई। सबसे नजदीक कब होता है, जब आपका सुपरमून घटना होती है। सुपरमून घटना के दौरान ये सबसे नजदीक होता है। अब जब ये नजदीक होगा तो इसका जो आकार है चंद्रमा का, यानी कि नॉर्मल से बड़ा दिखाई देता है, यानी कि सबसे बड़ा दिखाई देता है। याद रखना भाई, यानी कि बड़ा दिखाई देता है कौन, आपका चांद बड़ा दिखाई देता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कब, जब ये सुपरमून की घटना होती है, आपकी खगोलीय घटना, चांद पृथ्वी के नजदीक आता है और वो आकार में बड़ा दिखाई देता है।
अब बात ये आती है कि ये सर वर्तमान में चर्चा में क्यों है? वर्तमान में इसलिए चर्चा में है क्योंकि 11 अगस्त को आपका क्या तीसरा सुपरमून की घटना हो रही है। इस वर्ष की तीसरी सुपर जो मून की घटना है ये हो रही है कब? आपकी 11 अगस्त को। हालांकि ये जो आपकी सुपर मून की जो घटना है ये भारत में दिखाई कब देगी? 12 अगस्त को भारत में भी ये घटना दिखाई देने वाली है। भारत में ये घटना दिखाई देने वाली है, सुपर मून की घटना। तो सबसे पहले बात करें हमने किसकी? सुपर मून की। चर्चा में क्यों है तो मैंने बताया है क्या? खगोलीय घटना। हाँ, एक चीज जरूर यहां पर, ये जो सुपर मून जो शब्द है ये खगोलीय शब्द नहीं है, याद रखना। क्या नहीं है? खगोलीय शब्द नहीं है भाई, याद रखना, ठीक है। ओके, तो फिर क्या है ये जो आपकी आधुनिक जो भविष्यवाणी करता जो लोग हैं, आधुनिक जो भविष्यवाणी करने वाले जो लोग हैं, भविष्यवाणी करता लोगों के द्वारा इजाद किया गया शब्द है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो खगोलीय घटना, पृथ्वी के नजदीक चांद आपका आ रहा है, कब? 11 तारीख को आ रहा है, तो हमें आकार में बड़ा दिखाई देगा। और ये किस प्रकार की तीसरी घटना? तो पहली कब हुई थी? जून के अंदर हुई थी। दूसरी कब हुई थी? जुलाई के अंदर हुई थी। ये देखेंगे पहली घटना कब घटी आपकी। देखिए इसकी अगर मैं बात करता हूं तो पहली आपकी जून 2022 में, पहली घटना जून 2022 के अंदर इस देखने को मिली थी। और जब इस समय इस सुपरमून का नाम क्या दिया गया था? तो स्ट्रॉबेरी वे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो पहली घटनाएं थी उस समय इसका जो मून का नाम क्या दिया गया था? स्ट्रॉबेरी। दूसरी घटना कब हुई आपकी? तो ये हुई आपकी जुलाई मंथ में हुई, आपकी जुलाई के अंदर हुई। डेट मुझे कंफर्म करके बताएंगे कि ये घटना कब की है। जुलाई 2022 में ये घटना घटी और इसका नाम क्या दिया गया था? थंडर मून भाई। इसका नाम क्या दिया गया था? थंडर मून इसका नाम दिया गया था। अब तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है और कसम है तुम्हें सब चीजों की कि तीसरी जो घटना आपकी जो घट रही है, इस घटना में चंद्रमा का नाम क्या दिया गया है? जिस प्रकार से एक में स्ट्रॉबेरी दिया गया है, दूसरे में थंडर मून दिया गया है। घटना आपकी तीसरी भारत के अंदर भी देखने को मिलेगी। और ये खगोलीय आपका शब्द है नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। खगोलीय घटनाक्रम जरूर है, इसमें चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है। ये आपका बेटर क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भैया। ओके भाई, 8वां क्वेश्चन आपके बीच में है, बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 8, सीएम हेमंत है ना, आगे का नाम मैंने काट दिया भाई। क्यों? मैं मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता क्या? सीएम हेमंत ने भी एक घोषणा करी है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहली बात तो ये आती कि हेमंत साहब कहां के सीएम है? तो जिन्होंने घोषणा करी है कि भाई झारखंड के सीएम साहब हैं। झारखंड की राजधानी की बात करें तो कौन सी है? रांची, याद रखना। और रांची में एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन मुझे याद आ गया, कर्क रेखा भारत की किस राज्य की राजधानी के पास से गुजरती है? तो रांची से ही गुजरती है, याद रखना भाई, ठीक है। कर्क रेखा कहां के पास, किसके पास से गुजरती है? रांची के पास से गुजरती है, कह सकते हो आप, एकमात्र राजधानी। झारखंड के जो सीएम साहब है हेमंत साहब, इन्होंने अभी हाल ही में कब जो आपका आदिवासी दिवस मनाया गया, आदिवासी दिवस कब मनाया? मैंने पीछे आज की क्लास में क्वेश्चन कराया आपको, कब मनाया है? 9 अगस्त। 9 अगस्त कब थी? कल थी भाई। कल क्या था आपका? मंगलवार को एक कार्यक्रम में आदिवासियों का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में क्या किया इन्होंने? एक घोषणा करी है। घोषणा क्या करी है? बड़ी शानदार, यानी कि कोई भी सामूहिक भोज होगा, सामूहिक जो भोज देते हैं, कौन लोग देते हैं? आदिवासी। केवल आदिवासियों के लिए है भाई ये जो घोषणा करी। किसके लिए करी है? आदिवासियों के लिए घोषणा करी है। अब जो सामूहिक भोज में कहीं पर भी, चाहे वो शादी हो चाहे वो श्राद्ध हो, शादी प्लस श्राद्ध आपको पता केवल भारत के अंदर ही, शादी प्लस श्राद्ध, यानी कि जो दिलवाड़ी होते हैं ना, जो जिसको तुम मृत्यु भोज के नाम से भी जानते हो, चाहे वो हो, इसमें गवर्नमेंट इस प्रकार के प्रोग्राम में आदिवासी परिवार को 100 केजी क्या करेगी? चावल देगी, ठीक है, चावल। और साथ में 10 केजी क्या देगी भाई? दाल देने की घोषणा किसने करी है? हेमंत साहब ने करी है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है हेमंत साहब का? तो हेमंत साहब ने बताया इसके पीछे लॉजिक मेरा ये है कि भाई मैं ये चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम के कारण आदिवासी जो व्यक्ति हैं, आदिवासी व्यक्तियों को क्या नहीं लेना पड़े? कर्जा नहीं लेना पड़े। क्या? यानी कि आदिवासी व्यक्तियों को कर्जे से बचाने के लिए आपका यहां पर, चाहे वो मृत्यु भोज है, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज है, तो उस भोज में आपको 100 केजी चावल ये दिए जाएंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसकी घोषणा मंगलवार को कर दी। कहां पर करी है? ये प्रोग्राम कहां था? तो गोरहावादी में ये प्रोग्राम था। गोरहावादी
जो गोराबादी मैदान है ये कहां पर, झारखंड के अंदर। इस मैदान में प्रोग्राम था जनजातीय समारोह 2022, जनजातीय समारोह 2022 में इन्होंने घोषणा करी। किसके द्वारा घोषणा करी गई आपकी ये, तो हेमंत साहब के द्वारा घोषणा करी गई है। और ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के अंदर आदिवासी बहुल्य में पाए जाते हैं, याद रखना। आदिवासी की बात करें तो देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी गोंड पाए जाते हैं। उसके बाद कौन से पाए जाते हैं आपके, कौन से आप जो विशेष तौर पे पाए जाते हैं आपके भील पाए जाते हैं। और फिर आपके सांथाल, भाई सांथाल, शायद सांथाल दूसरे नंबर पर है, क्योंकि आपको पता है आदिवासी कौन, आज वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो संथाल आदिवासी जनजाति से संबंध रखती हैं, और इसलिए आदिवासियों के अब लोगों को याद आ रही है। चलो जो भी हो, जैसे भी हो, कम से कम याद तो आई। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार की जो आज की क्लास आप लोगों के बीच में यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।